अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का। हम देख रहे हैं कि वो सेक्टर्स जो अभी तक नहीं ओपन हुए हैं कोरोना वायरस में कि इस दौर में अब वो सड़क पर निकल रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, पार्क्स खोलने की बात हो रही है, बॉडी बिल्डिंग क्लब या फिटनेस क्लब जो हैं उन्होंने एहतजाज किया, शादी हॉल्स या बैंकेट्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, वो भी प्रेस क्लब्स पे सड़कों पे निकले। और उसके साथ साथ स्कूल जो हैं, गो के स्कूल पहले दिन से ही अहमियत अख्तियार कर गए थे क्योंकि सिंबल बना था लॉकडाउन का, वो स्कूल्स के हवाले से बना था कि जब सबसे पहले स्कूलों को बंद किया गया था। और हमने कल देखा कि एक इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तानी तमाम स्कूल एसोसिएशन ने फैसला किया कि 15 अगस्त से स्कूल खोलेंगे। ये कैसे उन्होंने कर दिया उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम के पहले मरहले में हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब। तो उनसे कुछ हुकूमती उमूर पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब, आपको वेलकम कहते हैं पहले तो कराची में। बहुत मेहरबानी रिजवान भाई, थैंक यू वेरी मच। तो ये फरमाएं सर कि हुकूमत कुछ मुश्किल में लग रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आज एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत ने, मैंने सोशल मीडिया पे जो है वो उनका जो ख्यालात थे उसको देखा कि 22 साल की जो जद्दोजहद है उस पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि 22 रन से वर्ल्ड कप जीतने वाले मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म ने 22 महीनों में 22,000 अरब कर्जा लेकर 22 करोड़ पाकिस्तानियों को तबाह बर्बाद कर दिया। और थोड़े दिनों में अभी 22 तारीख भी शुरू हो रही है जुलाई की। एक तो रिजवान भाई आपने कहा ना कि हम वी आर इन हॉट वाटर। जो मौजूदा अपोजिशन है ना, वो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्योंकि अभी अपोजिशन बैठा नहीं कोई बंदा, उनके होते हुए किसी चीज़ की ना घबराहट है। क्योंकि आप ये अंदाजा कर लें कि वो ऐसी होम्योपैथिक अपोजिशन है ना जिसका फायदा ना नुकसान है। पिछले 2 साल से यही कहा जा रहा है ना, हुकूमत नाकाम हो गई, लेकिन उसको दूसरी तरफ ये बात अपोजिशन कह रही है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और अब बात जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ख्वाजा बरादरान केस के अंदर आ गई कि नैब के जरिए जो कंट्रोल किया जा रहा है। तो जब पीछे से नैब के जरिए अपोजिशन को कंट्रोल किया जाएगा तो वो कैसे मैदान में उतरेगी? रिजवान भाई मुझे बताएं कि दुनिया में आपने कोई ऐसा मुल्क देखा हो कि जहां पर एक ऐसी हुकूमत आई और ऐसा वज़ीर आज़म आया जो तारीख में कभी वज़ीर आज़म न बना हो। 70 साल में इनकी हुकूमतें रही हो, आमरीत रही हो, और आते ही 32,000 अरब के कर्जे मिले हों। हर पैदा होने वाले 1.5 लाख का मकरूज हो। आज एक बच्चा कितना मकरूज हो गया? मैं बताता हूँ, जवाब दूंगा। अच्छा। तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले जी। पाकिस्तान को गिरवी रख के कर्जे लिए गए। कब तक चलेगी ये स्टोरी, कब तक चलेगी? और दिलचस्प बात यह है कि वजीर हवाबाजी साहब ने जो कौमी असम्बली में 262 पाकिस्तानी पायलट की बात की, जिसकी वजह से दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ा कि भाई ये कैसा मुल्क है। मतलब सड़क पे तो समझ में आता था जनाब के रक्शे चल रहे हैं, बसें चल रही हैं बगैर जाली लाइसेंस पे, या पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्ट चल रही है, कि इन्होंने हवाई जहाज उनके हवाले कर दिए और दुनिया भर में जग हसाई हुई। तो ये तो अब उनका इस्तीफा आ रहा है नहीं आ रहा, या डीजी सिविल एविएशन का इस्तीफा दूंगा अभी मैं। आपने कहा कि आपने कितना कर्ज लिया, क्या कभी कोई हुकूमत देखी जो कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेती हो? ऐसा होता है पाकिस्तान में पिछले 20 साल से ये हो रहा है। वो किसकी वजह से कर्जे थे? क्या हमारी वजह से? भाई पिछले जो भी आता है वो पिछले वालों में कर्जे उतारने के लिए नहीं आए हैं, हम नहीं आए जो आया। और दिलचस्प बात ये आई है, दोनों पार्टियां जो बात की वजीर हवाबाजी ने कौमी असेंबली में, वो सिर्फ इस उसमें की कि यानी सबको ये एक पता नहीं बीमारी हो गई है कि किसी तरह से ये साबित किया जाए कि पिछली जो हुकूमतें थी वो सब चोर थी। मैं इस बात पे आता हूं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो नून लीग की हो, वो चोर हुकूमतें थी। अब उसको साबित करने के लिए आपने ये मुल्क का इमेज दांव पे लगा दिया। ये जो बात हो रही है पायलट की बात, यही बात कर रहे हैं आप, इदारों की बात शुरू कर दी आपने। मैंने चैलेंज दिया था कि कोई इदारा आप ही बता दे, उनका स्पोक्स पर्सन नहीं है जो हमें मुनाफा बख्श छोड़ के गए हूं। 500 अरब का कर्जा स्टील मिल का, 600 अरब का कर्जा। सर आप मुझे वो इदारा बता दें जो आपने इन 2 सालों में मिसाली बना दिया हो। आपने कहा कि जनाब वो बहुत बुरा हाल था, इन 2 साल में देखे क्या हाल हो गया। भाई कोशिश कर आप पीटीवी बना देते ऐसा। अब आप सोचें कि यानी ये जो फैसला आया कि जनाब 100 रुपए फीस कर रहे हैं, इस पर इतनी डिबेट हुई कि आज जो काबीना का इजलास हुआ उसके अंदर उन्हें वापस यानी थोड़ा सा रुकना पड़ा। अभी कैंसिल नहीं किया लेकिन रुकना पड़ा कि 100 रुपए नहीं कर रहे भाई। मेरे घर का बेटा या आपके घर का बेटा भी खराब है, 2 साल में आप ठीक नहीं कर सकते उसको। ये 24 करोड़ का डायरेक्शन की बात होती है, सही नहीं कर सकते, लेकिन एक डायरेक्शन होती है कि जनाब अब इस डायरेक्शन पे आ गए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छा चलने लगा है, पाकिस्तान टेलीविजन अच्छा चलने लगा है, रेलवे जो बेहतर हो गई है, पीआईए बेहतर हो गई है, स्टील मिल का तो मिसाइल मैं फिर दूर की नहरें नहीं बह रही, मिसाइल हैं। इट विल टेक सम टाइम। जिस इदारे को पकड़ रहे हैं वहां पे तबाह बर्बादी है, वहां पे अकबरा परवरी है, इसका मतलब वहां पे होमवर्क नहीं था, वहां पर बात इसका मतलब ये बात नहीं था। आप पीआई का सवाल पूछे, देखें पीआई में क्या हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या उसकी रिपोर्ट पब्लिक करना हमारी गलती थी? हाँ, ये बात मैं आपके सामने एग्री करता हूं
कि हमें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात इस अंदाज में नहीं करनी चाहिए थी, नहीं, क्योंकि जो चलिए- हादसा हुआ उसको बयान करें ना मैं ये आप। बता रहा हूं ना। एक पूरे आपने तो वो एक जहाज तो गिरा कराची में, लेकिन आपने सारे जहाज ही गिरा आप दिए। मुझे रिजवान भाई, यानी हुकूमत ने सारे जहाज गिरा जाली दिए। लाइसेंस पे भर्तियां हमारी हुकूमत ने की थी। भाई कहाँ हुई हैं? आज तो नहीं, नहीं, नहीं। डीजी सिविल एविएशन ने कह दिया एक भी पायलट जारी नहीं है। नहीं आज कह दिया सर। सुने मैं आपको लेटर में बकायदा- भी कोई मैं बैंक को लेटर लिखा, उसमें लिखा हुआ है। अभी बकायदा देता हूं जो रिकॉर्ड आ गए वो उनका कहा है, जो बाकी बच देखिए बाहर के जितने पायलट थे 262 पायलट्स की बात की गई थी, अब 28 पायलट पे आ गए। यही मैं आपको बात कह नहीं 265 कहा, 28 का फिगर का, और ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी सब मैं आपको सब सही निकलेंगे, रिजवान देख भाई, मैं लीजिएगा। आपको अर्ज करता हूं, मेरा जो मैं बातों को पहले कह चुका जी। हूं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, ना ऑन द फ्लोर ऑफ बहुत बात होनी चाहिए थी, लेकिन इदारों को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे ये इदारे ठीक नहीं होंगे, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। देखिए ना, हमने ये जो जुनैद जमशेद साहब वाला तैयारा था उसकी रिपोर्ट हमने पब्लिक करनी थी, हमें वो भी करनी पड़ी। चीनी माफिया को हाथ डाला हमारी हुकूमत थी, माजी में कभी पता था किस तरह चीनी के रेट बढ़ते हैं, किस तरह ये सर तो पकड़े हैं ना, रिजल्ट क्या निकला उसका? अच्छा, हमने रिपोर्ट पब्लिक की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया, अब स्टे खारिज हुए ना, अगला कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ये कह रहे थे मट्टी डालने के लिए बनाई गई है, ये फरमाएं, कार्रवाई होगी, आपका पंजाब वक्त से लगेगा। ताल्लुक है, पंजाब से ताल्लुक है, अब आपके जो वसीम अकरम प्लस हैं, मसद एक ब्रांडिंग और एक इमेज इमरान खान साहब का यही तो था, और क्या था? यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, 10 करोड़ 11 करोड़ लोगों का सूबा, दुनिया के पता नहीं कितने मुल्कों से बड़ा, और वहाँ पे आपने क्या लीडरशिप दी है मुझे बताओ। अच्छा, पहली बात तो ये बस आप खुद ट्रैवल करते होंगे, आप खुद जो है वो रहीम यार खान से लेके बल्कि सादकाबाद से लेके पिंडी तक आप खुद ट्रैवल करते हैं। जनूबी पंजाब मेरा और बुज़दार साहब का एक ही जनूबी पंजाब है, जहाँ से है। पहली बात तो ये सुन लें, जब तक सरदार उस्मान बुज़दार साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, और पार्लिमानी पार्टी का एतमाद हासिल है, एतमाद नहीं, परफॉर्मेंस। अगर आप ये कहते हैं ना कि जब तक वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो उनको कोई नहीं हटा सकता, तो अच्छा लगता। मैं उस पे आता हूँ, ये क्या बात हुई? एतमाद हासिल, मैं उस पे आता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं नहीं कहता कि सब कुछ आइडियल है, बहुत ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, वो फॉर्म करने की हमें जरूरत है। आपको ख्वाब ऐसे दिखाए गए थे आवाम को कि, और क्या शानदार तकरीरें थी, और अभी हमारे बहुत से जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल इमरान खान साहब की पुरानी तकरीरों में मौजूद है। और मेरी बात सुन लें, हाल यही है, अगर खान साहब भी नाकाम हो गए ना, मेरी बात ज़हन में रखिएगा रिजवान भाई, देन देयर इज नो सॉल्यूशन। आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों ने नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूं? कहत नहीं पड़ा है पाकिस्तान के अंदर, जिन लोगों ने ये पाकिस्तान को मसाइल का शिकार किया, उनको दोबारा लाना चाहते हैं आप? हमें अच्छा क्या कहा जाता था, 5 साल वास्ते मुंतखब हुए हैं, 5 साल वास्ते मुंतखब हुए, अभी तो 2 साल अभी हुए नहीं है, इनके गंद को साफ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी आप नाकाम हो गए। अगर हम नाकाम हो गए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, ये क्या कर रहे हैं घरों के अंदर? हमें तरीके आईनी तरीका है ना, तरीके एतमाद ले आए पंजाब के अंदर, मरकज में ले आए, जलसा करें, जुलूस कोरोना से जरा फ्री हो जाए फिर लेकर आएंगे। अच्छा, कोरोना में इन्होंने क्या कर लिया था, देखें, फिर मैं कह रहा हूँ इश्यूज हैं, लेकिन पाकिस्तान को अगर आपने सीधा करना है ना, आपको मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, आपको मुश्किल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही फैसले हों। सही, मैं फिर कह रहा हूँ, इंसान है, गलती की गुंजाइश हर जगह पे होती है, लेकिन नीयत में, सोच में, डिटर्मिनेशन में कहीं पे भी कमी नहीं है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, एक जब टीम खेल रही होती है ना, उसमें कमजोर और तकड़े लोग होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे उनका बदतरीन दुश्मन भी उनकी दयानत के हवाले से नहीं आज तक कोई उंगली उठा सका। इवन आपके आला तरीन अदलिया ने क्या कहा, सादक और मीन कहा। मैं फिर कहता हूँ सर, दयानतदारी से ज्यादा ड्राइवर की परफॉर्मेंस देखी जाती है कि वो गाड़ी कैसी चला रहा है। तो अगर तो सामने गड्डी देती हो बगैर इंजन, तो ना उसके टायर हो, ना उसका स्टीयरिंग हो, कहीं चलाओ इसको अल्लाह के सहारे। मैं एक बात ही कहना चाहूंगा अपने व्यूवर्स से, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं फेस कर रहा हूँ और बहुत के लोग फेस कर रहे होते हैं कि देखें, मीडिया में हो सकता है कि बायसनेस मौजूद हो, बहुत से लोगों में होती है, लेकिन हुकूमत जो होती है उसी पे तनकीद होती है। आज अगर पीटीआई की हुकूमत है और कई गलत फैसले हो रहे हैं तो उसमें जो है तनकीद हो रही है। इसी तरह अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो उस पर भी तनकीद होती है। कल अगर किसी और पार्टी की आ जाएगी, जब पहले नून लीग की हुकूमत थी तो वही मीडिया के बहुत से लोग नून लीग पे नहीं कर रहे होते, हुकूमत पे कर रहे होते उसकी परफॉर्मेंस पे। तो थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है आवाम को, और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हमने सवाल उठाया स्कूलों के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तवील अरसा हो गया है हमारे स्कूल बंद हैं, और हमारे साथ पाकिस्तान के जो लीडिंग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं उनके रहनुमा साथ होंगे ब्रेक के बाद। और ये हम सवाल उठाएंगे कि जब हुकूमत ने कह दिया था कि 15 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे और देखा जाएगा, तो फिर क्या जल्दी थी प्राइवेट स्कूलों को कि वो 15 अगस्त की बात कर रहे हैं 15 सितंबर के बजाय। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और सवाल है पाकिस्तान में स्कूल जो हैं वो कब से ओपन होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर घर का ये सवाल है और मसला है। इसलिए हमने देखा कि कल जो है इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से तमाम स्कूल जो एसोसिएशंस हैं डिफरेंट मुख्तलिफ इलाकों से जमा हुई और उन्होंने फैसला किया कि 15 अगस्त से स्कूल खोलेंगे। आखिर उन्होंने क्यों फैसला किया जानेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, PTI के रहनुमा। आपके साथ मौजूद हैं सैयद तारिक शाह साहब, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध, और हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं जनाब काशिफ मिर्ज़ा साहब, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। काशिफ मिर्ज़ा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, फरमाइए कि जब फेडरल मिनिस्टर ने कह दिया है कि जनाब हम 15 सितंबर से जाएं, और उसमें उन्होंने जो बात कही वो तमाम सूबों से जो वज़ीर तालीम है उनके साथ मुत्तफ़िक़ा ये फ़ैसला हुआ, तो फिर आपको इतनी जल्दी क्यों है? आपको सूरत हाल का अंदाज़ा है या आपने इस ऐलान से पहले हुकूमत से कोई मशावरत की थी कि हम 15 अगस्त का ऐलान करने जा रहे हैं अपने तौर पर, या अब ऐलान करने के बाद आप मशावरत करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जल्दी वाली आपने बात की, मैं थोड़ी वजाहत कर दूं कि हमारा जो विंटर एरिया जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और एजेके, ये तमाम वो एरिया है जो कि दिसंबर से बंद है ऑलरेडी। पेंडेमिक आपको पता है नवंबर से आ चुका था, जबकि बाकी का जो पाकिस्तान है वो फरवरी से इन्होंने बंद कर दिया। अब इस मामले को 6 से 8 मंथ हो चुके हैं और हम ये देख रहे हैं कि अप्रैल 5 की तारीख पहले दी गई, दैन अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त 15 के बाद इन्होंने उसको 1 सितंबर के बाद 15 सितंबर का। तो गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके चारों गवर्नर नहीं, अगर उन्होंने कहा काशिफ साहब तो इसलिए कहा ना क्योंकि ये पाकिस्तान में ये मामला जो है कोरोना वायरस के बढ़ रहे थे। अब ये पीक ही नहीं आके दे रही थी, और अभी भी आप देख रहे हैं कि ईद के बाद बहुत ज्यादा पीक आई और अब थोड़ा सा डाउन जरूर हुआ है, लेकिन एहतियात जो है वो बहुत जरूरी है। जी, इसमें मैं गुजारिश ये करूं कि ऑलरेडी ये सारी चीजें जो थी ऑन द रिकॉर्ड थी। जब 50 के केसेस से इन्होंने लॉकडाउन कर दिया तालीमी इदारों का, जब 50,000 केसेस को पूरा मुल्क इन्होंने खोल के, तो इनकी तो ये अपनी गफलतें हैं। लाजमन इसका सीरियस एक्शन होना चाहिए था और जिम्मेदारान को जो टांगना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि स्वाय पूरा पाकिस्तान खुला गया, हमारे पार्क खोल दिए, हमारी हर जो है मॉल्स जहां हमारे बच्चे जा रहे हैं ओपनली वो फिर रहे हैं, हर जगह ओपन है। लेकिन लगता है कोरोना जो है सिर्फ तालीमी अदारों के ही ऊपर हमला करेगा, उसने कहीं और करना नहीं था। अब इन्होंने 15 सितंबर जब कहा तो साथ ही इन्होंने इफ और बट लगा दिया, अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। पूरी दुनिया में 207 कंट्रीज हैं और 105 ममालिक में सिरे से तालीमी इदारे बंद नहीं हुए, जबकि 102 कंट्रीज जो बंद हुए उनमें से भी 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो खुल चुके हैं। और हमारे इवन एशिया में अगर आप देखते हैं तो चाइना, ईरान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहां भी तालीमी इदारे मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ रियासतों में खुल चुके हैं। अब हमने इन्हें क्या कहा था? हमने इन्हें वेरी फर्स्ट डे से दरखास्त की थी कि आप ये देखें कि जहां जहां आपको लगता है कि कोरोना के असरात बहुत कम हैं, हालात अच्छे हैं, अंडर कंट्रोल हैं, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान, एजेके और बलूचिस्तान का काफी बड़ा एरिया जहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो आप उनको जो है फेज वाइज खोलें। और फिर दूसरे इलाके पंजाब है, सिंध है, आपका इस्लामाबाद है, आपको लगता है कि जिन एरियाज के अंदर हालात कंट्रोल्ड है, जिन शहरों में हालात कंट्रोल्ड है, तो वहां आप उनको ओपन करें। आप सीनियर क्लासेस को पहले ले आए, जूनियर क्लासेस को बाद में ले आए। अच्छा, हमने इन्हें SOPs दिए अप्रैल से इनके पास SOPs बने, SOPs का शो डाल रहे हैं। अब हुआ क्या है कि WHO ने यह कहा कि 36 लाख में से एक बच्चा जो है उसका मुतासर होने का खतरा है। अभी आज भी मुख्तलिफ प्रोग्राम में मैं गया हूं, एक में डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद थी, उन्होंने भी ये एडमिट किया कि पूरे पाकिस्तान में बच्चों की सीरियस केसेस के हवाले से कोई बड़ी परेशान कुन चीज सामने नहीं आई। अच्छा, अब एक और लेकिन उसमें ये बात की जाती है, अभी मैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब के साथ भी प्रोग्राम हमने किया था, तो हमने अभी उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर वो बच्चा इन्फेक्ट होके जो है वो घर में जाता है और उसके घर में अगर कोई बुजुर्ग होते हैं और वहां वो वायरस ले जाता है तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, इसीलिए तो हमने SOPs की बात। सर, मैंने आपकी कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो देखी है, तमाम स्कूलों के मालिकान थे और तमाम एसोसिएशन के आपके टॉप लीडर्स थे। आपने उसी ही धज्जियां बिखेर दी SOP की अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर। वहां पे कितने लोग मास्क पहने हुए थे या क्या सोशल डिस्टेंस था? और वो जो मालिकान थे वो तो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये कोरोना वगैरह है। तो जब ये माइंड सेट होगा तो आप बच्चों को कैसे SOP दे पाएंगे?
पहली बात तो ये है जी कि जो एसओपी था वहां पे भी ध्यान रखा गया हुआ था, सैनिटाइजर्स भी वहां पे मौजूद थे और मकसदियत ने मास्क भी पहनते। ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये उस वक्त की बात हुई है जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कायदा तौर पे शुरू की गई है। लेकिन ये चीजें मैं आपसे फिर वही बात कहूंगा कि जो एसओपीज जो स्कूल्स ओपन करना चाहेगा उसका एक जो है अदारे हमारे सर के ऊपर है जो उसको चेक कर सकते हैं। हमारे पास हेल्थ के अदारे हैं, हमारे ऊपर एजुकेशन के अदारे हैं। अगर आपको लगता है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप जो फेज वाइज उसको शुरू करें। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। तारिक, आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये ऐसा महसूस हो रहा है, काशिफ साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा कि आप जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस स्कूलों का है, जो खासतौर पर रेंट पे स्कूल हैं या जो उन्होंने जो सैलरीज देनी है, आपके नज़दीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बात है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोरोना वायरस किस जगह पर है या कोई बच्चे इन्फेक्टेड हो जाएंगे या वो वायरस घर ले जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये अगर मैटर होता तो हम एक महीना भी इंतज़ार नहीं करते, फिर तो हम उसी वक्त से शोर शराबा शुरू कर देते। लेकिन उस वक्त हमें ये रियलाइज़ हुआ कि ये मामला बढ़ रहे हैं तो हमने गवर्नमेंट का साथ दिया उसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ते गए, लॉकडाउन भी खुलता चला गया, हर चीज़, जैसे काशिफ साहब ने भी कहा, सब चीज़ें जब खुल गई, इवन मदारिस भी खुल गए, वहाँ भी बच्चे जा रहे हैं तो वो बच्चे के अलग हैं, स्कूल के बच्चे अलग हैं। जब वहाँ पे भी एसओपीज़ फॉलो करवाए जा सकते हैं, बच्चों को बुलाया जा सकता है, तो वाई नॉट स्कूल्स। लेकिन हाँ, इसके अंदर फेज वाइज खोलना ज़रूरी होगा कि पहले बड़े बच्चों को बुलाया जाए, फिर उसके बाद देखा जाए। ये जो अभी आप 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, इसमें आप लोग ये बात कह रहे हैं कि पहले जो है वो क्लास 9, 10 को या कॉलेज यूनिवर्सिटी पे जो है वो खोल दिया जाए, उसके बाद फिर अगले फेज में जो है वो सेकेंडरी सेक्शन या प्राइमरी सेक्शन ओपन किया जाए। पहले स्टार्टिंग से सेकेंडरी सेक्शन स्टार्ट की जाए। 6-7 के बच्चे बड़े होते हैं, एसओपीज फॉलो कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग स्कूल से ज़्यादा मेरे ख्याल से और कोई बेहतर जगह नहीं है जहाँ फॉलो करवाए जा सके। और ये बात सही है कि अगर सारे इदारे मौजूद हैं और हम भी साथ होंगे, अगर कोई स्कूल फॉलो नहीं करेगा, मैं आपके चैनल पे ये बात कर रहा हूँ कि वो स्कूल बंद करा दिया जाए जब तक वो एसओपी फॉलो ना करे। इस पे तो हम भी स्ट्रिक्ट होंगे कि एसओपी सबको फॉलो करना है। लेकिन अगर स्कूल मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे इस उबाम में, इसमें एक और बात जो कही काशिफ साहब ने अभी कि जनाब वो एरियाज के जो गिलगित बल्तिस्तान या एजेके के या बलूचिस्तान के कुछ इलाके जहां पर अभी हम देख रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन भी नहीं है, वहां पे बेहतर सूरत हाल है, तो क्या हम पहले वहां जाएं और जहां पे हाईली डेंसिटी है पॉपुलेशन की, कराची की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए या ऐसे एरियाज बड़े शहर या जहां ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे ना खोले जाएं स्कूल अभी? देखिए ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अब वो एरियाज भी आइडेंटिफाइड है। एक शहर के अंदर एक एरिया डेंसली पॉपुलेटेड जहाँ केसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरे एरिया में केसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो एरिया वाइज भी स्कूल खोले जा सकते हैं। स्मार्टली जब लॉकडाउन है तो स्मार्टली स्कूल भी खोले जा सकते हैं। तो इन मामला लेकिन एरिया का आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर के पास है तो, लेकिन स्कूल जिस जगह पर है, देखिए एरियाज का ताल्लुक इस बात से होता है कि वहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर रहते हैं, लेकिन स्कूल अगर उस जगह पर है तो बच्चे तो वहां नहीं रहते ना, बच्चे तो पता नहीं किस जगह से आ रहे होंगे। हो सकता है कोई बच्चा उस जगह से आ रहा हो कि जो हाईली इन्फेक्टेड हो और वो उस जगह पे आ जाए जहां पे कोई भी कोरोना वायरस का नहीं, तो ये कंट्रोल बड़ा मुश्किल होगा। ये ऐसा तो नहीं है कि एक स्कूल में से उसी मोहल्ले के बच्चे पढ़ते हैं, वो तो कहीं से भी बच्चे जो है मेजोरिटी अब उसी मोहल्ले में ही पढ़ रहे होते हैं, मेजोरिटी अब यही है। लेकिन इसके अंदर वही है जो एसओपीज हैं वो फिर उसको मेक श्योर करवाएंगे कि वो बच्चा फिर जो है वो इतना इंटरेक्ट ना करे। पीटीआई के नुमाइंदे आपके साथ मौजूद हैं सर, क्या सपोर्ट करना चाहेंगे आप तमाम स्कूलों को? तो इनके कोई कंसर्न्स हैं, जिनके इश्यूज हैं वो जेन्युइन है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अब आप मुझे बताइए, ये सारे इदारे हमारे अपने कौम के इदारे हैं ना, तमाम डिपार्टमेंट्स का, हाँ वो किसी से भी। अब हुकूमत ने क्या देखना है कि हमने कोरोना खत्म तो नहीं हो गया या इसकी कोई मेडिसिन आ गई है। अच्छा, इसमें इशू क्या है? मिर्जा साहब भी हमारे भाई हैं, आप भी बैठे हैं। जो बच्चा होता है उसको आप किस तरह कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि एक तो वो बहुत छोटी एज का होता है, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं, एसओपी पर उनको आप फॉलो नहीं करवा सकते। तो और पेरेंट्स भी सोचेंगे भेजते हुए कि हम अपने बच्चे को भेजें या भेजें। मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला सेहत जिंदगी दे सबको। हमने भी यहाँ होना है कि अगर इतना टाइम आपने, मैं समझता हूँ उनके इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, ज़ाहिर फाइनेंशियली बहुत सारे मामला है, पे देनी है, लेकिन जिंदगी की कॉस्ट पे कुछ भी नहीं है। रिजवान भाई, तो मैं रिक्वेस्ट सर, पेरेंट्स ये बात कर रहे हैं काशिफ मिर्जा साहब के हमने देखा है स्कूलों को कि छोटे से स्कूल शुरू हुए, 10 ब्रांचें बन गई, 20 ब्रांचेस जो हैं सामने आ गई, लाखों करोड़ों रुपए प्राइवेट स्कूल मालकान ने बनाए। सबसे बड़ा बिजनेस पाकिस्तान में हॉस्पिटल का, ड्रग्स का और स्कूल का। बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि सबसे ज्यादा इसमें कमाया लोगों ने, हॉस्पिटल बना के कमाया, दवाइयां बेच के कमाया या तालीम से कमाया। तो जब इतने सालों से इतना कुछ बनाया है तो ये 5-6 महीने क्या आप अपने स्टाफ को तनख्वाहें नहीं दे सकते? काशिफ मिर्जा साहब, पहली बात तो जी मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज और ऐड कर दूं
क्योंकि पेरेंट्स की आपने बात की है कि गैलप सर्वे के मुताबिक 74% जो पेरेंट है उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर स्कूल खोले जाएं, और ये एक एलीट तबका है जिनको लगता है जिसके उनके बच्चों को चूंकि ट्यूटर भी मिलता है घर के अंदर, उनके बच्चे के पास ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, हेल्थ फैसिलिटी भी है, तो लिहाजा वो समझते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं स्कूल भेजना चाहते। तो इसमें एक बात मैं आपको जरा क्लियर करता हूँ कि फेडरेशन का ये जो फैसला है उसमें ये भी बात शामिल है कि वो तमाम बच्चे जो कि अगर जिनके पेरेंट्स समझते हैं कि उनको स्कूल बच्चों को नहीं भिजवाना तो हम उनको होम टास्क देंगे ताकि वो घर के अंदर बैठ के कर ले। लेकिन जो बच्चे जिनके घर में कोई फैसिलिटी नहीं है, वो 7.5 करोड़ बच्चा हमारा आउट ऑफ स्कूल है, 15 लाख टीचर जो है बेरोजगार हैं, और जो 2,07,000 स्कूल है जिन सर आ जाए सैलरी पर आ जाए। स्कूल वालों ने प्राइवेट स्कूल वालों ने ये बात कही जाती है कि बहुत पैसा बनाया कि जनाब उन्होंने वो क्यों बेरोजगार कर रहे हैं लोगों को। जी मैं उसी तरफ आऊँ। पहले तो मैं मानूंगा कि ड्रग्स को हेल्थ के साथ और एजुकेशन के साथ जोड़ना हमारी माशरती अबतरी की एक निशानी है कि हमने उस्ताद और तालीमी अदारों को इतना बदनाम किया, मीडिया ट्रायल किया और इस हद तक किया कि अब हमने सुवाए उनको माफिया या डाकू इस तरह के कहने के अलावा कुछ नहीं किया। हालांकि ये हमारी औलादें ही हैं जो अपने उस्ताद को माफिया कहती हैं, डाकू कहती हैं, अदरवाइज वो हम उनको फिर भी उसके बावजूद भी अपनी औलाद ही समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि तालीमी अदारे 25A आर्टिकल्स ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। 25 टैक्स मुख्तलिफ अदारे हमसे ले रहे हैं, स्टेट ने हमें खुद कमर्शियल बना दिया और फिर हमें कमाई का एक जरिया बनाया। हमारे पास 25 टैक्स का मतलब 25 अदारे हैं जो हमें देख रहे हैं। अब अगर कोई अर्न करता है, एक बात तो कारोबार कोई भी आप कह रहे हैं, प्रोफेशन कोई भी आप कह रहे हैं, उससे नफरत नहीं सिखानी चाहिए, बल्कि ये नफरत इस बात से होनी चाहिए कि वो बुराई है। काशिफ भाई एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। काशिफ भाई एक मिनट जरा देखिए, सबसे ज्यादा तनकीद का सामना हमारी हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्या था कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी की है, मुल्क को खोलना शुरू कर दिया है, अपोजिशन भी, मीडिया पे बैठे लोग, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न यही था कि हमने दोनों कोरोना से भी लड़ना है, गुर्बत से, अफलास से भी लड़ना है, और यही बातें हमारे प्राइम मिनिस्टर के में थी। तो मुझे बताइए कोई पर्सनल एनिमिटी तो नहीं है, सिर्फ सोच क्या रहे हैं इन द इंटरेस्ट। ठीक है, चलें जी, मैं इस बात को दूसरे एंगल से कहता हूं कि ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज़रा आप पे तनकीद की प्राइवेट स्कूल्स पर, लेकिन बात यह है कि ये क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी है कि कैसे आप डील कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल जिन्होंने गवर्नमेंट का बोझ उठाया है, वो जिम्मेदारी जो हुकूमत की थी तालीम देने की, वो तालीम जो है प्राइवेट स्कूलों ने दी है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है जो प्राइवेट स्कूल कर रहा है, और उसमें ख़ासतौर पर जो रेंटल प्लेसेस के ऊपर स्कूल हैं उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है। खुद आपकी प्रेस रिलीज में है कि अगर स्कूल नहीं खोले गए तो 50% तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे, 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इन 10 लाख लोगों को जो कि स्कूल की इंडस्ट्री से वाबस्ता है, इनको हमने बचाना है। कैसे बचा सकते हैं? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। स्कूल्स के इशू पर बात कर रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जो हैं वो इस्लामाबाद में एक साथ बैठी हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से स्कूल खोल देने चाहिए, और अभी जो हमारे साथ लीडर्स मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है इसी तरह से स्मार्ट टेक्निक अपनाई जाए, और जहां पर कोरोना वायरस ज़्यादा नहीं है पहले वहां ओपन किए जाएं और पहले सेकेंडरी क्लासेस की जाएं। तारिक शाह साहब ये फरमाएं, क्या क्राइसिस है क्या? यानी इतना जो आप भी ट्रैवल करके इस्लामाबाद गए, जितना पूरे पाकिस्तान से लोग पहुँचे, ये किस हद तक क्राइसिस है, खासतौर पर फाइनेंशियल क्राइसिस जो इस इंडस्ट्री को इस वक्त है? देखिए, जहाँ एजुकेशन क्राइसिस है उसके साथ साथ जो है वो स्कूल्स को फाइनेंशियल क्राइसिस जो मौजूद हैं वो ये है कि रेंटल बिल्डिंग्स पे, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया, उसके बाद टीचर्स की सैलरीज होती हैं, डिफरेंट ओवरहेड्स होते हैं, आपके जो टैक्सेस हैं वो तक गवर्नमेंट ने अभी तक माफ़ नहीं किए हैं। हमारा तो मुतालबा यही रहा है कि गवर्नमेंट अगर कोई ग्रांट एंड एड नहीं दे सकती तो कम से कम टैक्सेस ही माफ़ कर दें हमारे ऊपर से जितने भी अखराजात हैं, जो ऑर्डिनेंस लाया जाए, कोई ऐसी चीज़ लाई जाए कि रेंटल जो है आपने भी वैसे कुछ माफ़ नहीं किया बच्चों के हवाले से, 20% जो है दो महीने के लिए 20% जब तक पेंडेमिक है, जब तक ये चलता रहेगा, इसको हमने भी रियलाइज किया गवर्नमेंट के साथ बैठ के 20% तो हम देंगे, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन उससे आगे भी है। लेकिन ये एक सेल्फ हेल्प बेसिस पे चलने वाला 2 महीने की बात की जा रही थी कि 2 महीने की, इसमें जो बीच के 2 महीने था समर वेकेशन जो उसकी फीस ना ली जाए। नहीं, लेकिन उसके आगे भी जो है जब तक पेंडेमिक है, ऑनलाइन स्टडीज हो रही हैं, तो जो हमारी थोड़ी बहुत जो हम हेल्प कर सकते हैं पेरेंट्स की वो हम करेंगे, जिस मद में भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल के पास ज्यादा बजट है, वो ज्यादा भी कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है ऑनलाइन से पेरेंट्स बहुत मायूस हैं क्योंकि तैयार भी नहीं थे स्कूल इसके लिए, लेकिन जो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी वो स्कूलों ने नहीं की।
लेकिन ओवर द नाइट कन्वेंशनल मेथड से डिजिटल मेथड पे आना एक बहुत बड़ा टास्क था, और एक ऑन अ वॉर फुटिंग बेसिस जो जिस तरह जिस स्कूल ने समझा वो उस पर ऑनलाइन पर आया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इसको अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि ये कन्वेंशनल मेथड का सब्स्टिट्यूट कतई नहीं है, और इसके अंदर और भी कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करने जाएंगे तो कॉस्ट मजीद इन्वॉल्व है। पेरेंट्स जो हैं जी शौकत बसरा साहब ने एक बहुत अच्छी बात जी कि हम सबको रियलाइज करना चाहिए कि हमने इस पेंडेमिक में जो कुदरती आफत है, जो आलमी वबा की शक्ल इख्तियार करके हमने इससे बचना कैसे है। और उसमें देखें जो रेंटल बिल्डिंग है, मेरे ख्याल में उन मालकान को भी सोचना चाहिए, स्कूल के ओनर्स को भी सोचना चाहिए, पेरेंट्स जो पूरी एक चेन है, पूरी एक चेन है। अच्छा, अब उन सब के ऊपर कौन सी है? स्टेट, रियासत, गवर्नमेंट। अगर हमारे लिए तो तमाम इदारे बराबर है ना। अगर हमने बाकी सब कुछ खोल दिया इतनी तनकीद के बावजूद, आखिर कोई वजह तो है, और वजह वही है कि हमें सबसे पहले जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर कल अल्लाह ना करे, मैं फर्ज से एक आर्गुमेंट जवान भाई, हमारी इस अल्लाह ताला ने मुआवजा किया जो पाकिस्तान में बेहतरी हुई है। अदरवाइज आप देखें बड़े बड़े ममालिक जहाँ पर हेल्थ केयर का निज़ाम आसमान से बातें कर रहा था, इकोनॉमी आसमान से बातें कर, अमेरिका की मिसाल, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मरे हैं। बिल्कुल। अगर अल्लाह ने यहाँ पे कर्म किया है तो हमें अब थोड़ा सा सब्र और कर लेना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ बैठ के अब नेगोशिएट करें, गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करें और बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश करें। दिस इज द ओनली वे। जी जी जी, ये बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि इसकी ओनली वे है। हम तो 5 महीने से यही कर रहे हैं, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे। कर ले, महीना और कर लो, ठीक है। नहीं नहीं, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन पहले काशिम मिर्जा साहब, अगर जैसे आज सिंध गवर्नमेंट ने भी कह दिया है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, कि नामुमकिन है कि 15 अगस्त से स्कूल ओपन कर दिए जाएं। इसी तरह से शफकत महमूद साहब फेडरल मिनिस्टर का भी वाज़ेह बयान आपके सामने मौजूद है। तो अगर नहीं मानती है गवर्नमेंट, जो आप कह रहे हैं कि 15 अगस्त से स्कूल खोले जाएं, और गवर्नमेंट ये कहती है चाहे फेडरल या प्रोविंशियल के जनाब हम 15 सितंबर से ही जाएंगे और उसके बाद भी हम देखेंगे क्या सूरत हाल है, हम अपनी बात पे कायम रहेंगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत से मेरे स्कूल मालकान से, एसोसिएशन के लोगों से बात हुई है कल से लेके अब तक, और बहुत एग्रेसिव मुझे मालकान लग रहे हैं कि नहीं हम तो जबरदस्ती खोल देंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। यानी आप कुछ बगावत के तरफ भी जा रहे हैं, ये स्कूल मालकान करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, बस ये है कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस इसी से नजर आती है, जो मैंने अभी गुजारिश की। जब आप तारीख दर तारीख देते चले जाएंगे ना, तो इट्स इशू ऑफ सर्वाइवल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। ये सिर्फ आप फाइनेंशियल ये मत है कि इस वक्त मेरा 7.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, वो अमीरों का, एलीट क्लास बच्चों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। उनको घरों के अंदर टीचर मिलता है, उनको घरों के अंदर ऑनलाइन फैसिलिटी है, सैनिटाइजर है, मास्क है। मेरे बच्चे के लिए क्या इन्होंने दिया? मेरे बच्चे को इन्होंने किसी किस्म की कोई चीज नहीं दी। जब मेरा 7.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो गया, तो ये कहते हैं हमने जिंदगियां बचानी है। तो आप उन टीचर्स के बारे में मुझे बताएं जिसने मुल्तान। सर आप ठीक है, ये मसला आपने एस्टेब्लिश कर दिया है, बता दिया है, मुझे ये बताएं अगर हुकूमत नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? भाई हुकूमत अगर नहीं मानती तो हम उसे कहेंगे कि ये 7.5 करोड़ बच्चों के जो तालीम का जो है वो बंदोबस्त करो, 15 लाख टीचर को एहसास प्रोग्राम के तहत उनको रोजगार दो, ताकि वो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सारी आवाज जिनका दर्द आप बता रहे हैं कि 15 साढ़े कितने लाख बच्चे जो है बाहर हैं, तो पेरेंट्स तो आवाज नहीं उठा रहे कि जनाब हमारे बच्चे जो है नहीं पढ़ रहे, स्कूल खोले जाए। ये सारी आवाज जो उठ रही है ये स्कूल बालकान की तरफ से उठ रही है। पहले 74% पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि तालीमी अदारे खोलो, जो कि अब 90% प्लस पेरेंट की है, ये 2 माह पहले का था। एक बात मुझे ये बताइए कि क्या गवर्नमेंट वाकई सीरियस है तालीम देने के लिए? 2 साल से जब से ये गवर्नमेंट आई है 80 दिन पढ़ाई हुई है। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख का सबसे छोटा। मैं ये चाह रहा हूं कि आप कम से कम ये मैसेज तो दें आज के प्रोग्राम में कि स्कूल मालकान जो है वो ज्यादा एग्रेसिव ना हो, और हुकूमत की जो है वो रियासत जो हमारी माँ है, जो बात वो कहती है वो मानना ज्यादा जरूरी है, और जो है अगर नहीं मानती मान के दिखाना भी जरूरी है। जी ये बात कहना आसान है क्या? हमारे आज तक क्या दिया तालीमी इदारों को, उन स्कूल्स को, उन बच्चों को उन्होंने सड़कों पे रख दिया आउट ऑफ स्कूल करके। रियासत अगर मां थी तो उसको उनके सर पे हाथ रखना चाहिए था, उसी तरह जिस तरह एलीट क्लास हुक्मरानों के बच्चों ने अपने सर पे हाथ रखा है। रियासत मां थी तो 15 लाख टीचर्स के सर पे हाथ रखती, जिनको एहसास प्रोग्राम के साथ देती, वो तो आपके मुल्क का एहसास है टीचर, उनको खुदकुशियों पे ना छोड़ देती। तालीमी इदारों की बका के लिए हम बात कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के एजुकेशन सिस्टम की बका की बात कर रहे हैं। सर वेरी क्विक टाइम खत्म हो गया जी, वेरी क्विक कि क्या आप जो एक पोल कॉल करें कि भाई पेरेंट्स भी भेजना चाहते हैं नहीं चाहते? हम इनके साथ बैठे डायलॉग करेंगे और इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात जो पोल वाली आप कह रहे हैं, देखिए कम अज कम मैं तो अगर गवर्नमेंट कॉल करे ना,
अपने बच्चे को कभी नहीं भेजूंगा। ये जो चीज कर रहे हैं, मैं फिर भाई को कह रहा हूँ, हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना, ठीक है। हमने चीजों को सॉर्ट आउट करना है। और ये बिल्कुल वो रियासत जो है क्यों नहीं चाहेगी, अगर बाकी चीजें हमने खोली हैं तो इसको क्यों नहीं खोलेंगे। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं, तो खुदारा इसके ऊपर एग्रेसिव स्टैंस लेने की जरूरत नहीं है, डायलॉग के साथ बातचीत को। ठीक है जी, बिल्कुल जबरदस्त ख्यालात जो हमारे पैनलिस्ट के आए। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी सवाल पाकिस्तान।